प्रीवियसली हम लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ लोडिंग डिस्कस कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने कंडीशन देखी थी कि अगर हम आरएल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, मीन्स अगर लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन था वो भी इंक्रीज कर रहा था, और अगर हमारे पास लोड रेजिस्टेंस कम हो रही थी तो वोल्टेज गेन भी डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा जाए तो हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, वो थी हमारे पास एम्पलीफायर की इनपुट इम्पिडेंस। इनपुट इम्पिडेंस की अगर हम बात करें एम्पलीफायर की, तो बाय फॉर्मूला हमने जो पहले ड्राइव किया हुआ था वो था Zin इक्वल टू R1 R2 एंड Zin बेस। Zin बेस जो था वो हमारे पास चेंज हो रहा था विद रेफरेंस टू AC एनालिसिस एंड DC एनालिसिस। अगर हम DC एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे ये Zin बेस नहीं होता था, ये Rin बेस होता था, और इसको हम लोग यूज़ कर रहे थे HFE प्लस 1 RE। HFE करंट गेन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और क्योंकि करंट गेन इटसेल्फ एक बिगर वैल्यू है तो प्लस 1 होने से उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। इसी वजह से यहाँ पे फिर हमने इसको HFE और E के बराबर लिख लिया था। देन अगर हम लोग AC एनालिसिस की बात करें तो वहाँ पे Zin बेस हमारे पास था HFE प्लस 1 RE डैश। HFE प्लस 1 RE डैश इस वजह से था कि यहाँ पे हमारे पास जब हम AC एनालिसिस कर रहे होंगे तो मीटर के अक्रॉस जो कैपेसिटर लगा हुआ वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके पास कैपिटल RE है उसकी तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट इज वाई वी जस्ट हैड टू कंसिडर इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस इमीटर, क्योंकि RE डैश Zin बेस इस तरह से हमने निकाली थी। उसके बाद इसी डाटा को यूज़ करते हुए हमने क्या किया था, एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने Zin बेस पहले फाइंड आउट किया एंड देन हमने Zin निकाली थी, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस निकाली थी एम्पलीफायर। देन फिर हमने मल्टी स्टेज एम्पलीफायर डिस्कस करा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल एम्पलीफायर्स यूज़ हो रहे हैं तो उसका गेन किस तरह से फाइंड आउट किया जाए। तो इन दैट केस व्हेन वी आर हैविंग मल्टीपल एम्पलीफायर्स, वहाँ पे जब हम बात करते हैं गेन की, तो मैंने बताया था कि गेन क्या होगा, इंडिविजुअल एम्पलीफायर का गेन आपस में मल्टीप्लाई होके टोटल गेन बन जाएगा, यानी कि ABT बराबर होगा AB1 AB2 AB3 and it all depends on number of amplifiers connected in cascade connection। इसी तरह AIT था हमारे पास, करंट गेन, टोटल करंट गेन था, वो भी इसी तरह फाइंड आउट होगा। एंड देन पावर गेन के लिए अगर हमारे पास टोटल करंट गेन और टोटल वोल्टेज गेन पता है तो पावर गेन डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने पहले क्या किया था, दोनों एम्पलीफायर्स का गेन फाइंड आउट करा था एंड देन फाइनली हमने क्या किया था, टोटल गेन फाइंड आउट किया था, यानी कि AB1 इंटू AB2। और AB1 और AB2 कैसे निकाले थे ये हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था। अच्छा, अब अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास स्वैम्प्ड एम्पलीफायर। क्योंकि स्वैम्प्ड एम्पलीफायर क्या होते हैं, तो ये जो वर्ड स्वैम्प्ड हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है, ये एक्चुअली इसका एक मेन जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में अक्रॉस इमीटर रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, हम उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम गेन की बात करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग एम्पलीफिकेशन हम गेन की बात करते हैं, तो उस गेन में बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता बिकॉज ऑफ पार्शियल रेजिस्टेंस। किस तरह से, ये जो बात अभी मैंने बोली है, तो अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें गेन के, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था गेन का,
माइनस आर सी ओवर आर ई। अब जब जब आर ई की वैल्यू में चेंज आएगा मेरे पास गेन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आर ई की वैल्यू को जैसे यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, अब क्या होगा कि इवन जब ये एसी एनालिसिस हो रहा होगा, जब ये कैपेसिटर शॉर्ट भी होता है तब भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे होगी, इससे होते हुए करंट क्या होगा, ग्राउंड हो रहा होगा। इसकी वजह से हमारे पास अब यहाँ पे जो गेन आ रहा होगा वो हमारे पास एक लिमिटेड वैल्यू पे होगा। और अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ओपन सर्किट की कंडीशन लेके आऊँगा, इवन इन दैट सिनेरियो क्या होगा, गेन मेरे पास अगर यहाँ पे आएगा तो वो भी बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा, बल्कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर वेरी करेगा। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, तो स्वयं कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का जो हमारे पास मेन पर्पस है यूज करने का, वो ये है कि हम एम्पलीफायर की गेन में स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। स्टेबिलिटी से मुराद यहाँ पे क्या है कि ऐसा ना हो कि यार गेन आपका अभी आ रहा है 50 और जैसे ही आप आर ई की वैल्यू को चेंज करें तो वो आपका गेन 50 से 200 चले जाए, या फिर अचानक 200 से वापस 50 पे ड्रॉप हो जाए। ये जो चीज़ हुई ना, ये जो इतना ड्रास्टिक, इतनी हैवी वेरिएशन आ रही है गेन के अंदर, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्वयं सर्किट यूज कर रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि अब कोई भी कंडीशन हो, आपके पास गेन बहुत ड्रास्टिकली वेरी नहीं करेगा। इसका फायदा ये होगा कि आपका जो लोड कनेक्टेड होगा इसके साथ वो स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आर ई में वेरिएशन की तो लोड की अगर आप बात कर रहे हो तो लोड एकदम मैक्सिमम वैल्यू से डायरेक्ट क्या हो, फॉल करते हुए मिनिमम वैल्यू के ऊपर आ जाए, बल्कि क्या करेगा, ये एक बहुत ही लिमिटेड रेंज में अपने आप को वेरी कर रहा होगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल रही होगी। यानी कि जस्ट टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर क्या करते हैं हम, वी यूज स्वयं कॉन्फ़िगरेशन। अब ये स्वयं कॉन्फ़िगरेशन का गेन पे क्या इफेक्ट आएगा वो देख लेते हैं। हमारे पास अगर फॉर्मूले की बात करें वोल्टेज गेन के, वो फॉर्मूला था ए बी इक्वल टू माइनस आर सी ओवर आर ई डैश। ठीक है, अब आफ्टर हैविंग स्वयं कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम गेन के फॉर्मूले की बात करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारे पास माइनस आर सी ओवर आर ई डैश प्लस आर ई हो जाएगा। वो आर ई कौन सा वाला होगा, वो आर ई ये वाला होगा। यानी कि अगर इस सर्किट को आप देखते हैं, ठीक है, जब आप एसी एनालिसिस की बात करेंगे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। अब इस पॉइंट पे अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक तो आर ई डैश आ रहा होगा, उसके अलावा क्या आ रहा होगा, ये वाला आर ई आ रहा होगा। तो अब देखा जाए अगर तो मेरे पास गेन कम हो गया है, बट ये जो कम गेन आ रहा है इधर मेरे पास एक एडवांटेज ये है कि ये गेन क्या होगा, ये गेन इवन इन केस यहाँ पे कैपेसिटर नहीं भी लगा हुआ तो ये गेन जो है ड्रास्टिकली अपने आप को चेंज नहीं करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा या डिक्रीज नहीं करेगा, बल्कि एक सम लेवल तक क्या करेगा, आपको सम पॉइंट को अपने आप को वेरी करेगा। ठीक है, तो प्रीवियस फॉर्मूला जो था, जो विदाउट स्वयं कॉन्फ़िगरेशन का हम यूज करते हुए आए हैं, वो है माइनस आर सी ओवर आर ई डैश। अब हम जो यूज कर रहे हैं वो है माइनस आर सी ओवर आर ई डैश प्लस आर ई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वोल्टेज गेन अब यहाँ से आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर पे हमारे पास एक आर ई ऐड हो गया, तो ऑब्वियस है गेन मेरे पास अब कम आएगा। बट ये गेन क्या होगा, ये गेन बहुत ही स्मॉल वेरिएशन रखेगा इन केस ऑफ एनी चेंज अक्रॉस इमीटर। ठीक है, अब इसी सिनेरियो को जरा हम देख लेते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, यू कैन सी इन दिस एग्जांपल वी आर हैविंग स्वयं कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, हम लोग वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो जिस तरह हम लोग प्रीवियस एग्जांपल्स में कर रहे थे कि हम लोग वीटीएच निकालते थे, यानी कि इस पॉइंट का वोल्टेज पहले फाइंड आउट करते थे। ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर रहे होते थे वीडीआर से, वीसीसी आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। आर टू के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इस पॉइंट पे आ रहा होगा।
तो वहाँ से हमारे पास VTH आ जाएगा। RTH के लिए बताया था मैंने कि ये क्या हो जाती थी, हमारे पास डीसी सोर्स ग्राउंड हो जाती है। जब डीसी सोर्स ग्राउंड हो रही है तो इनपुट साइड पे R1 और R2 आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, बिकॉज इधर भी ग्राउंड है और ये पॉइंट भी हमारे पास ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास RTH इस तरह से आ जाएगी। देन IB की अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों ने प्रीवियसली अगर याद हो तो हम IB का जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे बेस करंट फाइंड आउट करने के लिए, वो किया था कि भाई VTH जो आया वोल्टेज उसमें से अगर V2 ही माइनस कर दिया जाए जो कि यहाँ ड्रॉप होता है, तो रिमेनिंग वोल्टेज जो होगा वो कहलाएगा बेस वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे तो VTH माइनस VB आ गई। अब नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास RTH प्लस प्रीवियसली था HFE प्लस 1 इंटू RE। ठीक है, वहां पे जस्ट कैपिटल RE आ रहा था, ये RE नहीं था। तो ये एक चेंज हमारे पास आया है इन कंपैरिजन विद प्रीवियस एग्जाम्पल। ठीक है, अगर किसी को नहीं याद तो प्रीवियस एग्जाम्पल में एक बार और दिखा देता हूँ। हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल की थी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं VTH माइनस VBE ओवर RTH प्लस HFE प्लस 1 इंटू RE। ठीक है, अब क्योंकि स्मॉल RE यहाँ पे एक ऐड हुआ है स्वयं कॉन्फ़िगरेशन वाला, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारे पास ये एक RE आ रहा। अब यहाँ से हमने क्या किया, बेस करंट निकाल लिया। देन HFE हमें प्रोवाइडेड था, यानी कि DC गेन हमें पता है, तो IC इक्वल टू बीटा IB होता है, बीटा और HFE बराबर, तो IC फाइंड आउट हो गया। देन हमने IE निकाल लिया, ये फॉर्मूला भी प्रीवियसली हमने डिस्कस करा था कि हमारे पास IE बराबर होता था बीटा प्लस 1 IB। हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन है तो बीटा की जगह HFE आ। ठीक है, यहाँ से हमने करंट निकाल लिए, हमारे पास IE आ गया। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, RE डैश भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट बिफोर गोइंग फॉर RE डैश पहले हम क्या निकाल लेंगे, VCE। अगेन VCE के लिए यहाँ पे क्या होगा, KVL अप्लाई होगा, यानी कि ये सप्लाई है, ये हमारे पास एक ड्रॉप होगा, यानी कि 10 वोल्ट जो है वो नीचे ट्रेवल करेगी, यहाँ पे ड्रॉप होगा कुछ ना कुछ, देन VCE पे ड्रॉप होगा, एंड देन कहाँ होगा, RE के ऊपर ड्रॉप होगा और फिर कैपिटल RE के ऊपर। तो क्योंकि VCE निकालना है हमें, तो VCE हम लोग एक तरफ ले गए, बाकी हमने क्या किया, 10 माइनस ICRC माइनस IE एंड देन RE प्लस कैपिटल R। अगेन यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये एक एडिशनल RE आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ स्वयं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये हम DC के रेफरेंस से सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, इसी वजह से हमें ये RE कंसिडर करना पड़ता है। पहले भी ये बात बताई थी कि जब हम ये VCE IB IC सब DC एनालिसिस का पार्ट है, और DC एनालिसिस के अंदर ये ओपन सर्किट होता है, इस वजह से पूरी जो रेजिस्टेंस है ये हमें कंसिडर करनी पड़ रही होती है। अब यहाँ से हम VCE फाइंड आउट कर सकते हैं, VCE हमारे पास यहाँ से इजीली निकल आएगा। देन हम RE डैश की तरफ जा सकते हैं, बस IE हमने पहले निकाला हुआ था, तो RE डैश भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद RC की बात करें, स्मॉल RC आउटपुट रेजिस्टेंस जो थी वो थी RC पैरेलल टू RL, वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, वोल्टेज गेन निकाला विथ न्यू फॉर्मूला जिसमें RE भी इंक्लूड हो। अब हमारे पास जो गेन आ रहा है वो आ रहा है -4.046। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हमने की है यूजिंग स्वयं कॉन्फ़िगरेशन। प्रीवियसली अगर आप याद करें तो हमारे पास गेन बहुत ज़्यादा आ रहा होता था, बट दिस टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्वयं कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास, मैंने पहले ही बताया था, गेन की वैल्यू क्या होगी, ड्रॉप हो जाएगी। बट एक जो यहाँ पे फर्क आएगा वो इधर हम अगर देखें तो वो ये है कि इन केस अगर आपके पास ये RE डैश, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया है 22.41, अब अगर मैं ये कहता हूँ कि इंटरनली यहाँ पे क्या हो, बाय एनी मीन्स ये RE डैश की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, ये 22.4 से मैं कहता हूँ लेट से 45 हो गया, उस सिनेरियो में मेरे पास देखें, अगर गेन की बात करें तो मेरे पास गेन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा।
कि अगर मैं इसको डबल कर दूं वैल्यू को, यानी कि अराउंड 45 मैंने यहाँ ले लिया, अब मैं अगर वोल्टेज गेन निकाल रहा हूँ तो वो कितना आ रहा है, -3.782। पहले कितना था, -4.046। बहुत ही माइनर क्या हो रहा है, डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। इट मीन्स के आर ई डैश की वैल्यू अगर वेरी भी करती है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमारा जो गेन है वो वेरी नहीं करेगा ड्रास्टिकली। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर क्या है कंडीशन के, इफ वी हैव स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस विच इज आर ई इज ग्रेटर देन आर ई डैश, इन दैट सिनेरियो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज गेन जो है स्टेबल रहेगा, उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। मैं फिर ये बात बताता हूँ कि अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें, दिस इज आर ई एंड दिस इज आर ई डैश, तो यहाँ देख सकते हैं कि दिस आर ई कैपिटल इज बाय फार ग्रेटर देन आर ई डैश। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है कि भाई आर ई बड़ा है बहुत आर ई डैश से, तब तक आर ई डैश में कोई भी चेंज आए उसका इफेक्ट आपके गेन पे नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ता है तो बहुत माइनर इफेक्ट होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी इसी पॉइंट को रेफर करते हुए आती है कि भाई अगर आर ई डैश फॉर वट एवर रीजन चेंज हो गया, अब हमारे पास गेन का क्या होगा, तो भाई गेन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। बट अगर मैं प्रीवियस कंडीशन की बात करूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास विदाउट स्वैम्पिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कहता हूँ आर ई डबल हो गया, ठीक है, यानी कि प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आर ई नीचे डबल होगा तो आपका गेन हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर ई बढ़ता जाएगा तो गेन क्या होगा, उतना ही कम होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा। मीन्स अगर गेन पहले 50 आ रहा है तो वो फॉल होकर 25 तक चले आएगा। बट यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास गेन क्या हो रहा है, गेन हमारे पास पहले अगर 4.046 था तो अब -3.78 तक गया है, यानी कि गेन में हमारे पास अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ स्वैम्पिंग कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ स्वैम्पिंग कॉन्फ़िगरेशन की ही वजह से इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज प्रोड्यूस नहीं। ठीक है, अब इसी स्वैम्पिंग के इफेक्ट को हम देखते हैं जेड इन के ऊपर कि भाई स्वैम्पिंग का जो इफेक्ट हमारे पास आ रहा था आउटपुट साइड पे वो भी हमने देख लिया वोल्टेज गेन पे। अब अगर हम जेड इन बेस की बात करें तो विदाउट स्वैम्पिंग हमारे पास जेड इन बेस था बीटा आर ई डैश या फिर एच एफ ई आर ई डैश। नाउ वंस वी हैव आर ई बिकॉज ऑफ स्वैम्पिंग, तो अब हमारे पास यहाँ नोट करें तो जेड इन बेस हो गया एच एफ ई आर ई डैश प्लस आर ई। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी हमारे पास चेंज आएगा, क्या वो जस्ट बीटा आर ई डैश नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा बीटा प्लस बीटा आर ई डैश प्लस आर ई। ये एक हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज आएगा ड्यू टू स्वैम्पिंग, कहाँ पे, इनपुट इम्पीडेंस की तरह। सही, अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं हम कि एक समराइज्ड इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन की हुई है कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, जो जो अभी तक हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं उसको समराइज करके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि अगर मैं बात करूँ गेन की तो मेरे पास विदाउट स्वैम्पिंग कॉन्फ़िगरेशन जो गेन था वो था माइनस आर ई ओवर आर ई डैश, और विद स्वैम्पिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास गेन आ रहा है माइनस आर सी ओवर आर ई डैश प्लस आर ई। जेड इन बेस पहले एच एफ ई आर ई डैश था, अब हमारे पास आ रहा है एच एफ ई आर ई डैश प्लस आर ई। अच्छा, विदाउट स्वैम्पिंग हमारे पास एडवांटेज ये है कि वी कैन हैव हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन, लेकिन डिसएडवांटेज ये आता है कि अगर आर ई डैश में वेरिएशन आए इन केस,
तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो वोल्टेज गेन है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, जो कि किसी भी सिस्टम में हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो विच इज दिस इज द मेन डिसएडवांटेज कि जो आपका वोल्टेज गेन है वो ड्रास्टिकली क्या करेगा, वेरी कर रहा होगा। इसी तरह अगर हम बात करें स्वैम्प कॉन्फ़िगरेशन की, तो वहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज गेन होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, वो बहुत बड़ी वैल्यू पे अपने आप को वेरी नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ दैट आर ई। बट डिसएडवांटेज ये है कि स्वैम्पिंग एम्पलीफायर का जो गेन होता है ओवरऑल वो कम होता है इन कंपैरिजन विद नॉर्मल एम्पलीफायर, इन कंपैरिजन विद कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हमारे पास स्वैम्पिंग का आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को है कोई क्वेश्चन? इसमें अगर कोई है क्वेश्चन तो मुझे यहाँ पे बता दें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे भी जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो यहाँ पे कर दें तो मैं उसको दोबारा बता दूँ। अच्छा, हम लोग जो हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल की बात कर रहे हैं, जो कि अभी तक हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं, वो एक्चुअली ड्राइव हुआ है टू पोर्ट सिस्टम से। ठीक है, टू पोर्ट सिस्टम आई गेस आप लोगों ने ईएनए में भी पढ़ा होगा, नेटवर्क एनालिसिस के अंदर भी टू पोर्ट सिस्टम शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, टू पोर्ट सिस्टम में हम डिफाइन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट, ये दो पोर्ट डिफाइन हो रही होती हैं। इनपुट साइड पे V1 और I1 आ जाता है वोल्टेज और करंट के रेफरेंस, और आउटपुट साइड पे V2 एंड I2 आ जाता है। I1 जो होता है करंट कमिंग टूवर्ड्स दी पोर्ट है, और I2 भी हमारे पास करंट क्या होता है, कमिंग टूवर्ड्स दी पोर्ट कहलाता है। अब इसको हम लोग यूज किस तरह से करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सर्किट्स पैरामीटर्स यूज हो रहे होते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही क्यों जा रहे होते हैं, तो उसका एक रीज़न ये होता है कि हाइब्रिड में हमारे पास जो हमारी डिपेंडेंसी होती है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू पे नहीं रहती, बल्कि मिक्स वैल्यूज पे वो डिपेंडेंट हो जाता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँगी, अगर बात करता हूँ, मेरे पास सर्किट पैरामीटर्स अगर इम्पिडेंस फॉर्म में, जेड फॉर्म में अगर आ रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे पास वोल्टेज डिपेंडेंट होगा और इंडिपेंडेंट करंट्स होंगे सारे। इसी तरह अगर एडमिटेंस की तरफ आऊँगा, तो एडमिटेंस के अंदर मेरे पास करंट क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि I1 एंड I2, और जो वोल्टेजेस हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिड की तरफ आता हूँ, तो हाइब्रिड में जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो जस्ट एक क्वांटिटी पे नहीं रहती, बल्कि वो मिक्स हो जाती है। मीन्स अगर आप देखें तो यहाँ पे अब डिपेंडेंट वेरिएबल हाइब्रिड के अंदर हमारे पास आ रहे हैं V1 I2, और इसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं I1 एंड V2। तो ये एक हमारे पास इस हाइब्रिड मॉडल के अंदर प्लस पॉइंट होता है कि हम क्या करते हैं, कम से कम वैल्यूज के अंदर अपना जो सिस्टम है वो क्या कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ट्रांसमिशन मॉडल आ जाता है, वहाँ पे भी हमारे पास कम बेश कंडीशन इसी तरह की होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जो सेंडिंग साइड होते हैं वो होते हैं V1 I1, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं हमारे पास जो कि रिसीविंग एंड पे होते हैं V2 एंड I2। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स से जो कि टू पोर्ट सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मीन्स यहाँ पे टू पोर्ट सिस्टम कोई नई चीज़ नहीं है, हम ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं। बट हाँ, हाइब्रिड में इसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो वो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है। अच्छा, उसके बाद अगर अब हम इक्वेशन की तरफ जाएंगे फॉर हाइब्रिड मॉडल, तो हमारे पास जो इक्वेशन इसकी फॉर्म हो रही होगी वो एक्चुअली होगी, अगर हम V1 और I2 की बात करते हैं, बिकॉज हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं V1 एंड I2, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे।
V1 की जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो होगी H11I1 प्लस HI2V2। यहाँ देख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन दी अदर साइड आ गए और डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ। I2 की तरफ जाएंगे तो I2 में भी यही होगा H21I1 और H22V2। तो हमने क्या किया इस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक तरफ रख दिया और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक तरफ। अच्छा, ये जो V1 और I2 है इसको अगर हम नोट करें तो V1 एक्चुअली इनपुट साइड का वोल्टेज है, यानी कि इसको हम लोग VI भी बोल सकते हैं। इसी तरह I2 जो है हमारे पास ये आउटपुट साइड का करंट है, इट मीन्स इसको हम I नॉट भी बोल सकते हैं। और सेम यही चीज हम यहाँ I1 और V2 के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज इनपुट करंट एंड दिस इज आउटपुट वोल्टेज। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो V1 जो है वो VI बन जाएगा और I2 जो है I नॉट बन जाएगा और उसकी हमारे पास कुछ इस तरह से क्या होगी एक्सप्रेशन फॉर्म होके आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हाइब्रिड मॉडल की एक्सप्रेशन है जो कि हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं बट उसको रिप्रेजेंट डिफरेंट वे में करा हुआ है। ठीक है, ये उसी हाइब्रिड मॉडल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखी थी पी आई वाली उसी को यहाँ पे क्या किया है रिफ्लेक्ट करा हुआ है। ये हमारे पास वी आई की अगर हम बात कर रहे हैं इनपुट साइड आ गई और ये हमारे पास आउटपुट साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल वी आई और आई नॉट थे तो हमने यहाँ पे उन्हीं को क्या किया सोर्स की फॉर्म में लिया हुआ है। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड हियर आई नॉट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे करंट सोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो H11, H12, H21 और H22 आ रहे हैं तो ये हमारे पास प्रीवियसली ये जो पॉइंट्स थे ये रिप्रेजेंट कर रहे थे इनपुट और आउटपुट साइड। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो इनपुट और आउटपुट साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या किया H11 जो है वो क्या हो गया HI हो गया इनपुट साइड की इम्पीडेंस। की अगर हम बात करें तो इनपुट साइड का हाइब्रिड पैरामीटर हो गया। देन ये हमारे पास HR हो गया। देन ये हमारे पास क्या हो रहा है HF है और फिर ये हमारे पास H नॉट हो। अब ये HR और HF क्या है तो ये भी इसी में अभी आगे स्लाइड पे ये चीज़ क्लियर होगी। तो हमारे पास ये HR HF क्या है। ठीक है, तो अगर याद करें HR और HF हम लोगों ने जब 4 पैरामीटर डिस्कस करे थे हाइब्रिड के, वहाँ पे हमने चीज़ पढ़ी थी रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो, ये HR था हमारे पास। इसी तरह HF जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड ट्रांसफर करंट रेशियो, यानी कि एक वोल्टेज एक यहाँ पे करंट गेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो एक हमारे पास रिवर्स वोल्टेज गेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, यही वो 4 पैरामीटर्स हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करे थे। ये वही पैरामीटर्स हैं जो बाद में हमारे पास क्या हो गए थे HIE, HFE, HOE और HRE बन गए। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मीटिंग का टाइम अभी गेस ओवर हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक लिमिट रख रहे हैं। इसमें